स्टार्ट कर रिकॉर्डिंग। हाँ ठीक। ठीक है जी, तो ये मेनली अब डाउट क्लास ही है। जो भी हमने अभी तक असाइनमेंट आपको भेजे हैं उसमें जो भी डाउट है ना, तो अभी पहले असाइनमेंट का कर लो। तो मैंने पहले है ना, इसमें जो बैच हमने स्टार्ट किया था पहले पूरी थ्योरी डिस्कस किया था, बहुत डिटेल में तो नहीं किया था, ब्रीफली थ्योरी डिस्कस किया था। एंड देन हम एक एक टॉपिक के PYQ हमने असाइनमेंट सॉल्व किए हैं। बाकी मॉक टेस्ट विथ सॉल्यूशन है तो आपको आइडिया होगा। सो फिर भी कुछ पूछना है तो बताओ। देखो तो जिन लोगों ने चैट में लिखे हैं तो मैं देखता हूँ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हाइपोथेसिस का। सो ये क्या कह रहा है जी, देखिए पहला क्वेश्चन जो है कि ये आपसे पूछ रहा है, क्या पूछना चाह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल दे दिया है और आपको कह रहा है कि एक्स की वैल्यू, और ये एक PMF है, ये दूसरा PM, दो PMF है आपके पास, ठीक है। अब H0 में है कि x F0 फॉलो कर रहा है, H1 में x F1 फॉलो कर रहा है। तो बेस्ड ऑन द सैंपल ऑफ साइज 1 द मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज 0.05, ठीक। तो साइज का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। तो सबसे पहले लाइक्लीहुड रेशियो फाइंड करो, LH0 अपॉन LH1। तो इसको है ना लाइक्लीहुड फंक्शन, जब सिंगल रैंडम सैंपल होता है मतलब सिंगल सैंपल साइज, तो जो लाइक्लीहुड फंक्शन है वो PMF या PDF के इक्वल होता है। तो यहाँ पे यही हो जाएगा F0 अपॉन F1। अब इसका रेशियो निकालो, तो इसका रेशियो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। F0 अपॉन F1 का एक कॉलम बना लेते हैं, ठीक। सो ये है F0 अपॉन F1, ये निकाल रहे हैं हम। तो दिस अपॉन दिस, तो देखो कितना होगा 5/40। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, रेशियो निकालो कितना आता है। तो ये हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं और देखो क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या आ रहा है, या वैसे चूंकि पॉइंट जैसा दे रखा है ऑप्शन तो उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो इतना करने के बजाय सीधा सीधा साइज का डेफिनेशन यूज करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू, यही होता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू। तो यहाँ पे रिजेक्टिंग H0 क्या है ना, जो H0 को रिजेक्ट करना है तो चार ऑप्शंस हैं। तो चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचो, किसके अकॉर्डिंग। H0 ट्रू का क्या मतलब है कि x का PDF F0 लेना है, और साइज क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 0.05 है। तो ये आपके पास 0.05, सोचो 0.05 कब आएगी साइज। इनमें से क्या क्रिटिकल डिसीजन है, x बराबर 0 लेते हैं तो F0 में 0 पे ये प्रोबेबिलिटी है, 1 पे ये प्रोबेबिलिटी है, 2 पे ये प्रोबेबिलिटी है, 3 पे ये प्रोबेबिलिटी है। तो तुम खुद ही सोचो कि किस ऑप्शन के हिसाब से आंसर F0 PMF लेने पे आंसर 0.05 आएगा। तो आपको समझ आएगा कि यही पॉसिबल चॉइस है, मतलब x बराबर 0 ही आंसर होगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसकी वजह क्या है कि जो साइज, ये साइज अटेंड करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट x बराबर 0 ही लेना पड़ेगा। तो 0 लेंगे, इसका मतलब है कि साइज 0.05 का जो टेस्ट है ना वो है x इज इक्वल टू 0, कोई बाकी साइज को अटेंड ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो है ना उस साइज का होना चाहिए। अब इसके बाद आप पावर निकालोगे, तो पावर निकालने की जरूरत ही नहीं है, उसे पता चल गया यही क्रिटिकल रीजन जो जिसका साइज 0.05 है, तो वही होगा। पावर निकाल सकते हो कि x इज इक्वल टू 0 व्हेन H1 इज ट्रू। तो H1 इज ट्रू मतलब H1 में प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये आ जाएगा 0.40, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। ओके कोई डाउट है किसी को, तो आंसर ये पहला ऑप्शन है, देख लो। और कुछ पूछना है आप लोगों को। तो एक बार अगर असाइनमेंट ये कंप्लीट हो गया हो, जो भी जितने असाइनमेंट PYQ से, अगर उसमें भी डाउट है बाकी चैप्टर्स के भी, तो हम डिस्कस कर सकते हैं, जो मैं हेल्प कर पाऊंगा जितना उतना। और उसके बाद अगर बाहर के डाउट है वो भी डिस्कस कर सकते हैं। तो जो भी डाउट है बताओ। बाकी एडमिट कार्ड आ गया है कि नहीं आया अभी तक, एडमिट कार्ड आ गया ना, तो एग्जाम सेंटर पता चल गया होगा, आया है यस कि सर। नहीं, एडमिट कार्ड आ गया ना, ओके। यस। हाँ एग्जाम सेंटर पता चल गया होगा। तो जो भी इंस्ट्रक्शन है ठीक से पढ़ो और एक दिन पहले रेडी हो जाओ, है ना। मतलब जो भी एग्जाम के दिन ऐसा ना हो फिर जल्दीबाजी में कुछ कर रहे हो। सो कल जो है जो भी इंस्ट्रक्शंस होगा एडमिट कार्ड पे, एक एक लाइन ठीक से पढ़ो, 4 बार पढ़ो, उसको समझो और उसको इंस्ट्रक्शन को
फॉलो करो जो भी उन्होंने लिखा है, सो दैट एग्ज़ाम सेंटर में या एग्ज़ाम में आपको कोई तकलीफ ना हो, है ना। ये है तो पहले से, और एग्ज़ाम अपना जहाँ भी सेंटर है आधा 1 घंटा 2 घंटा पहले पहुँचो, बेटर रहेगा। कुछ पूछना है और? बाकी अभी के लिए वही है, रिवीजन करो, पूरा सिलेबस ढंग से रिवाइज करो, मेनली डेफिनेशन थ्योरम सारे याद कर लो। थ्योरम्स जितना याद करो, जितना रिवाइज करो उतना अच्छा है, क्योंकि थ्योरम बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपने देखे होंगे। तो थ्योरम्स याद कर लो, जो भी कोई एक बुक वीके रोहतगी वाली बुक देख सकते हो वैसा, या गुप्ता कपूर वाली है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये जो मैंने क्लास में कराए हैं उसी को बार बार रिवाइज कर सकते हो। ये भी ऑप्शन है। पीवाई के लिए असाइनमेंट है, तो बैठ के इसको सॉल्व कर लो, अगर सॉल्व कर लिया तो बहुत अच्छा है, नहीं किया तो बैठ के भी कर सकते हो, थोड़ा टाइम है। फिर टेस्ट दिए होगे, वहाँ सॉल्यूशन ऑलरेडी था टेस्ट में, ठीक है, तो इसलिए हम उतना डिस्कस नहीं कराए। तो विद सॉल्यूशन टेस्ट था, और क्या है, बस वही है सिलेबस, पीवाईक्यू टेस्ट, इसको तुमने अगर किया है तो इनफ है करना सर है। एक क्वेश्चन आपको सेंड किया है व्हाट्सएप पे। जी भेजिए, ट्राई करते हैं। अभी तो आया नहीं है, कहाँ भेजा आपने? सर वो आपके नंबर पे सेंड किया है। दूसरे नंबर पे हाँ। किया होगा, अच्छा 88 वाले पे किया होगा, रुको। तो दूसरा फ़ोन है मेरा ना, 99 वाला नंबर है, तो हम्म, वो उस पर क्वेश्चन आया होगा ना। सर उसमें वॉल्यूम फाइंड करना है रिवॉल्विंग रीजन का, लेकिन 2πRH का फॉर्मूला अप्लाई किया है। अच्छा ट्राई तो करते वो हैं। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। अच्छा देखते हैं, तो हो सकता है गलती किया हो, कोई दिक्कत नहीं, जो टेस्ट है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द कर्व, ठीक है। ये तो हो गया, तो यहाँ पे है ना, तो ये कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द बाउंडेड बाय दिस एंड दिस अबाउट वाई एक्सिस। तो इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो क्या आएगा? तो अभी तो 1 + √x एंड 1 + x, सो y बराबर x तो ये है, एंड y बराबर √x क्या होता है? तो हमें 1 + x, में 1 प्लस बाद में करूँगा, y बराबर √x बनाओगे तो मतलब x बराबर y², तो x के अबाउट इस तरह से कुछ होगा रफली। तो ये अभी ये क्या है, y बराबर √x है, और ये y बराबर x है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ग्राफ, इसमें 1 यूनिट अपवर्ड कर दो तो कुछ दिक्कत नहीं है, इसको तुम अगर ऐसा कर दो कि 1 अप कर दो, तो यहाँ पे इसको हटा के तुम 1 ले लो इसको, तो ओरिजिन इधर हो जाएगा ना। तो ये जो लाइन है यहाँ पे 1 ले लो इसको, सो 1 यूनिट अपवर्ड कर दो, तो ओरिजिन कोई नीचे हो जाएगा, समथिंग जो भी है। किसके अबाउट रिवॉल्व कर रहे हो आप? तो इसमें जो रिवॉल्व, एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर होगा ना, तो वो जो पैराबोला बनेगा वो वाई एक्सिस के। x = y², हाँ। तो जैसे y बराबर √x बना रहे हैं ना, तो x = y², तो ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड या ऐसा? सर अपवर्ड होना चाहिए। ओके, ये तो इसका, तो y बराबर x² का ग्राफ कैसा होगा? नहीं सर, पहले वाला सही है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आएगा, ठीक है। तो नाउ अभी आपका ये रीज़न एक्चुअली, इसको आप रिवॉल्व कर रहे हो किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। तो ये .2 है, ये 1 है, 2 होगा कैसे पता चला मुझे? तो एक्चुअली मैं इसको 1 मिनट में ठीक कर दूं, मैं पहले ना इसको वो लिखा था, अब मैं थोड़ा इसको अपडेट कर दिया हूँ, क्योंकि ओरिजिन मैंने यहाँ ले लिया है, ये बोला पॉइंट ओरिजिन है हमारा। तो अब इसका जो लाइन का ये है, y बराबर 1 + √x, क्योंकि 1 यूनिट अपवर्ड कर दिया है, और ये y बराबर 1 + x है, क्योंकि ये 1 पे है, ठीक है। तो पहले मतलब यहाँ अगर ओरिजिन लेते तो ये था √x एंड x, 1 यूनिट अपवर्ड कर दिया, तो ऐसा हो गया। अब इसको हम y के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं, ये है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना, पाई, जैसे मान लो इसको मैं बोल दूँ, अगर राइट साइड वाला है ये y2 बोल दो अभी के लिए, सो y2 बराबर 1 + x, और ये y1 बराबर 1 + √x, ऐसा है। तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन अगर सिर्फ एक कर्व होता, ये पूछा है वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन, तो वैसे क्या फॉर्मूला जानते हो आप, y के अबाउट जब रिवॉल्व करते हैं तो क्या होता है? π/f/y²। तो जी, जैसे ये रेडियस हमारा x है, तो πx², हाँ,
पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, अगर सिंगल कर्व होता तो ऐसा होता। सो पाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि रेडियस जो होगा वो वाई में होगा, और वाई की लिमिट 1 से 2 यहाँ होती है, लेकिन यहाँ 2 कर्व है तो इसलिए ऐसा होगा कि घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा कि 1 से 2 में दिस माइनस 1 से 2 पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। तो एक बाहर वाले कर्व के लॉन्ग पहले निकाल लो, फिर माइनस अंदर वाले कर्व के लॉन्ग कर लो, दो पार्ट, मान लो x2 x1 कर सकता हूँ मैं अगर चाहूँ तो। x2 x1 मतलब ये है कि जैसे मैंने लिख रखा है ना, तो मतलब y के टर्म में निकाल लो ना, कहने का मतलब ये है मेरा। सो यहाँ से आ जाएगा 1 से 2 पाई, तो ठीक है ना। अब x2 जैसे इसमें आप x की वैल्यू निकालिए तो क्या आएगा, तो y बराबर ये 1 + x था, वो जस्ट समझाने के लिए x1 x2 कर रहा हूँ ताकि आपको लेवलिंग समझ आए। अदरवाइज ये है y बराबर x+1 या 1 + x, ये y और 1 तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, y-1, तो y-1 होल स्क्वायर डी वाई, ये राइट साइड के अलॉन्ग आ गया, मतलब राइट कर्व के अलॉन्ग जो वॉल्यूम घुमाओगे ना तो ये ऐसा होगा ना, ये वापस ऐसा लाइन एंड ये बनेगा एंड दे विल रिवॉल्व लाइक उस तरह शेप बनेगा कुछ। एनीवे तो हमें उस बीच के एरिया को बात करना है। सो 1 से 2 पाई, और यहाँ से जब आप x निकालेंगे इस वाले कर्व में x कितना आएगा आपका, y-1 का होल स्क्वायर। सो y-1 का होल स्क्वायर, यहाँ फिर होल स्क्वायर तो पावर 4 हो जाएगा डी वाई, ये निकालिए जो आएगा यही आंसर होगा, ठीक है। चेक कीजिए एक बार, क्योंकि दो कर्व के बीच का था ना, तो पहले राइट कर्व को रिवॉल्व करेंगे तो इतनी वॉल्यूम आएगी, फिर जो लेफ्ट है, लेफ्ट इन द है ना जो एक्स के क्लोज है, उसको रिवॉल्व करेंगे तो इतनी वॉल्यूम आएगी, फिर घटा दिया तो बीच वाले पोर्शन को रिवॉल्व करने से जितना आएगा। एक बार चेक कर लीजिए, तो हो सकता है इसमें गलत दिया हो, है ना। तो इसने क्या कर रखा है 2 × रेडियस हाइट, सो 2 π r h, ये क्यों कर रहा है ना, ये सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन निकाल रहा है ना ऐसा कुछ, बट यहाँ वॉल्यूम पूछा है, ठीक है आप सही कर रहे हैं, है ना। तो इसमें गलती है ओके जी। सर, एक और क्वेश्चन था सर जिसमें था, मैंने देखी। हाँ 1 by 1, बोलो पहले। सर उसमें दिया हुआ था कि कोवेरियंस 0 है, हम्म तो उसके बाद ऑप्शंस थे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या कोरिलेटेड होगा, और लास्ट ऑप्शन था नन ऑफ दीज, और उसका आंसर था कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। नहीं, बाई वेरिएट नॉर्मल में इफ एंड ओनली इफ होता है, अगर वो बाई वेरिएट नॉर्मल है तो इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ कोवेरियंस 0 होता है, लेकिन बाकी डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं होता, नॉर्मल में ऐसा सर होता है ना। सर उसमें कुछ कंडीशन नहीं था, नॉर्मल एक्स वाई वेरिएबल था, रैंडम वेरिएबल, और ये दिया हुआ था कि उसका कोवेरियंस 0 है, तो फिर हम क्या कह सकते एक्स हैं? एंड वाई नॉर्मल है नहीं, नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल तो सिर्फ कुछ नहीं, रैंडम तो वेरिएबल कुछ है। नहीं कह सकते, फिर वो गलती होगा। अगर नॉर्मल है तो हम बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट होगा और कोवेरियंस 0 होगा, लेकिन बाकी अगर ऐसा फिक्स नहीं है कौन सा रैंडम वेरिएबल है, फिक्स नहीं है, तो कोवेरियंस 0 डज नॉट इम्प्लाई इंडिपेंडेंस। सर लीनियरली इंडिपेंडेंस की बात की थी, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी नहीं होगा। अच्छा, रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, हम लोग बात करते हैं स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट की। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब है कि रो 0 है, और रो 0 है तो इसका क्या मतलब है, ओके लीनियरली की बात करते हैं चलो। जैसे लीनियरली डिपेंडेंट कब होता है, जब को रिलेशन क्या हो, +-1 हो, यही ना। यस अच्छा सर। ओके ओके, ये रिग्रेशन का क्वेश्चन हो गया एक्चुअली। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि जब रो हमारा +-1 होता है तो हम क्या बोलते हैं कि y बराबर ऐसा कुछ ax + b होगा, है ना, फॉर सम a इज रियल नंबर, है ना ऐसा, और b कोई रियल नंबर होगा, तो ये रिलेशनशिप होता है, इवन इफ एंड ओनली इफ होता है ऐसा। तो अब आपको कह रहा है कि रो 0 है तो लीनियरली रिलेटेड तो नहीं होगा, है ना। सो दे विल नॉट बी लीनियरली रिलेटेड, क्योंकि 1 और -1 पे लीनियरली रिलेटेड होते हैं, वैसा होता है ना, तो लीनियरली तो नहीं होगा रिलेटेड। तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या मतलब वही कहना चाह रहा है मुझे लगता है, जैसे वाई है ना, लीनियरली डिपेंडेंट है एक्स पे, यहाँ पे तो लीनियरली तो नहीं होगा रो में, लीनियर डिपेंडेंट हो जाएगा, फिर ठीक है, ठीक है देखिए। यस सर। सर 2 क्वेश्चन मैंने आपको व्हाट्सएप किया है। जी जी सो ठीक है जी, हाँ जो व्हाट्सएप भेजा है
एक तो भाई तुम्हारा है हर्षित, देखो तो उसको फिर उसके बाद आते हैं दूसरे पे। सो यहाँ पर कह रहा है कि सपोज टी स्टार्ट विद द मोस्ट इफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो ये मोस्ट इफिशिएंट क्या होता है कि जैसे बोल रहा है ना, टी स्टार इज मोस्ट इफिशिएंट एस्टिमेटर, तो मोस्ट इफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है ये डेफिनेशन जो मोस्ट इफिशिएंट का, कि वेरिएंस ऑफ टी स्टार इक्वल होगा सी आर एल बी ऑफ थीटा के, क्रैमर राव लोअर बाउंड, ठीक है। ये है मोस्ट इफिशिएंट का मतलब। अब ये क्या बोलना चाह रहा है ना। तो ये ऑब्वियसली इंप्लाई करता है कि टी स्टार इज यू एम वी यू ई, ठीक है ना। मोस्ट इफिशिएंट यू एम वी होगा, यू एम वी यू ई मे नॉट बी मोस्ट इफिशिएंट। अब ये क्या कहना चाह रहा है, टी इज अनदर एस्टिमेट हुज कोएफिशिएंट इज ई। अच्छा, टी कोई दूसरा एस्टिमेट है जिसका, तो ये इफिशिएंट मतलब इफिशिएंसी की बात कर रहा है, रिलेटिव इफिशिएंसी की। सो ऐसा है कि रिलेटिव इफिशिएंसी, ये रिलेटिव इफिशिएंसी ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू टी स्टार, तो जिसको हम लोग लिखते हैं वेरिएंस ऑफ टी स्टार अपॉन वेरिएंस ऑफ टी, ऐसा कुछ। तो ये ई दे रखा है, ऐसा कुछ बोल रहा है। टी इज अनदर एस्टिमेट हुज इफिशिएंट इज ई, इफिशिएंसी होना चाहिए। देन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टी स्टार एंड टी विल बी, तो ई क्यों आ सकता है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रिलेटिव एफिशिएंसी। तो यहाँ पे आपके पास जो होगा, इसमें टी का वेरिएंस कम हो गया, इसका मतलब ऐसा तो नहीं होगा। हाँ जी, रिलेटिव एफिशिएंसी क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है ना फॉर्मूला। तो ये तो कुछ और हाँ कहना सर, चाह रहा यही है होता फिर। हाँ, तो ये तो कुछ उसमें मिस्टेक करना चाह रहा है, तो मतलब कि टी अनदर एस्टिमेट है जिसका कोएफिशिएंट ई है। कोएफिशिएंट ई का क्या मतलब, हालांकि रिलेटिव मैंने अज्यूम किया रिलेटिव एफिशिएंसी है, इसने तो बस इफिशिएंट लिखा है, हुज इफिशिएंट इज ई। नहीं, ई तो नहीं होगा, देखो तो हुज इफिशिएंसी इज ई, क्योंकि ई अगर यहाँ से हुआ, या तो अगर वैसा लिख रहा होगा ये वेरिएंस ऑफ टी अपॉन वेरिएंस ऑफ टी स्क्वायर, है ना, या मैं ऐसा लिखता रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ टी स्टार विथ रेस्पेक्ट टू टी, है ना, क्योंकि ये कभी है ना 1 से ज़्यादा नहीं आएगी इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से अगर लिखें हम, तो अब फॉर्मूला होगा वेरिएंस ऑफ टी अपॉन वेरिएंस ऑफ टी स्टार, है ना। तो ये ई समझ आता है अगर ऐसा होगा तो यहाँ से मिलेगा क्या हमें, तो हमें मिलेगा वेरिएंस ऑफ टी इज ई टाइम वेरिएंस ऑफ टी स्टार। तो यहाँ से क्या होगा, तो ऐसा कुछ कह सकते हैं, टी और टी स्टार के बारे में कुछ बोला नहीं है। तो हमसे पूछा कोरिलेशन कोएफिशिएंट, देखो ऐसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट -1 से 1 के बीच होता है। अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट टी और टी स्टार के बीच का पूछ रहा है, इसमें कुछ मिस्टेक है। ये तो -1 और 1 के बीच होता है, इससे बाहर तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसने कैसे हाँ, ई यस। माइनस ई स्क्वायर, ये कुछ और पूछना चाह रहा है मुझे लग रहा है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का रेंज -1 और 1 के बीच ही होगा, तो ऑप्शन में ई और ये सब लिख रखा हो तो होगा नहीं। तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है ना, इसको इग्नोर करो। ये इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आपके पास है, कि आपने जो पूछा है कि ई एफ बी टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ई इंटरसेक्शन एफ आपका फाई है, एंड फर्दर ई एफ बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट भी है। अच्छा, ये क्या कहना चाह रहा है, ई एफ दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, फर्दर वो इंडिपेंडेंट भी है। तो इसका मतलब है ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी पी ई इंटू पी एफ है, और ये फाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो 0 है। सो पी ई इंटू, वो जी के साथ इंडिपेंडेंट होता है। एक मिनट, अच्छा पूरा पढ़ा नहीं मैंने ना। ओ एक मिनट, तो यहाँ पे क्या था, अच्छा वो बीच में ना लाइन आ गया ना, तो इसका मतलब है, रिकॉर्ड पूरा पढ़ लेता हूँ। इसने कहा है क्या, फर्दर ई एफ बी इंडिपेंडेंट, अच्छा ऑफ जी, ओके आगे है, तो ठीक है वो मैंने पूरा नहीं पढ़ा। तो ई एफ इंडिपेंडेंट है जी के साथ, इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी पी ई इंटू पी जी होगा, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी पी एफ इंटू पी जी होगा, यहाँ तक ठीक है। नाउ
ठीक है यहाँ तक। अब आपको कुछ ऐसा बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ थीटा है, ऐसा कह रहा है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जी जो है वो अल्फा है। तो पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी होगा ई यूनियन एफ यूनियन जी का, यही है ना जी। ओके तो चलो भाई, ई एफ तो ई एफ में कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा अब तो अगर मैं ऐसा बोलूं, ये ई है ये एफ है और जी जो है इंडिपेंडेंट है। सो वैसे तो ओपन करेंगे है ना, पी ई प्लस पी एफ पी जी, तो ये थीटा प्लस अल्फा माइनस ई इंटरसेक्शन एफ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि यहाँ से ई इंटरसेक्शन एफ ज़ीरो हो जाना है प्रोबेबिलिटी। फिर एफ इंटरसेक्शन जी, तो पी ई इंटू पी जी प्लस है ना ई एफ, एफ इंटरसेक्शन जी फिर ई इंटरसेक्शन जी, ये क्या था एफ था ना ई एफ पहले, या ई एफ ई जी लिख लो है ना, ई एफ ई जी फिर एफ जी, एफ इंटरसेक्शन जी। बताओ भाई, तो यहाँ से क्या मिला हमें? माइनस बनेगा। एक मिनट, अच्छा रुको रुको रुको, मैं क्या लिख रहा हूँ, अरे यार क्या क्या फॉर्मूला होता है, पी ई प्लस पी एफ प्लस पी जी, ठीक है यहाँ तक, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, माइनस दिस, अच्छा बी ठीक है, ब्रैकेट में इंटरसेक्शन लिखता सी। तो प्लस लिखता ना, ठीक है हम। अब ठीक है, और और अगला क्या होगा? लास्ट में तीनों का प्लस। अगला में ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, यहाँ तक आ जाएगा। नाउ सो थीटा प्लस अल्फा माइनस, अब जो है ई इंटू जी, इन दोनों में कॉमन ले लोगे, अगर पी जी कॉमन ले लो तो पी जी कॉमन ले लोगे तो अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा पी ई प्लस पी एफ जो कि थीटा आ जाएगा, यहाँ तक तो ठीक है। अब प्लस ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, उसने बोल रखा है कि ई और एफ दोनों इंडिपेंडेंट है जी के साथ, ठीक है, और ई एफ में कुछ कॉमन है नहीं, तो ई इंटरसेक्शन एफ तो फाई है, फाई इंटरसेक्शन जी फाई, तो फाई मतलब जीरो। तो यहाँ से अब देख लो तुम क्या आंसर है, ये तो आंसर आया, ठीक है देखो यही आंसर है, डन है, देख लो। और सर वो लास्ट वाला जो है ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, ये वहाँ क्या पे है? मतलब वही, हाँ हाँ वही, मतलब फाइल लेके चलेंगे वो जीरो हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है। और सर एक और पूछना था कि जैसे यूनिफॉर्मली जो मोस्ट पावरफुल टेस्ट होता है हाँ वो अनबायस्ड होता है ना। हाँ, अनबायस्ड टेस्ट होता है, लेकिन अनबायस्ड वो तुम्हारे सिलेबस में तो था नहीं, मतलब इतना पढ़ाया नहीं, बट हाँ यूएमपी टेस्ट अनबायस्ड टेस्ट होता है, एंड अनबायस्ड टेस्ट मे नॉट बी यूएमपी। हाँ वो एक रिजल्ट है, आगे जाकर पढ़ोगे कि मान लो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट का कलेक्शन है, तो अनबायस्ड टेस्ट यहाँ आता है ना, अनबायस्ड होगा। तो कुछ ऐसे भी हैं जो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल नहीं है लेकिन वो अनबायस्ड है स्टिल, है ना। ओके सर। ठीक है। सो चलो भाई तुम्हारे क्वेश्चन पे आते हैं सुमित। तो इसमें क्या है कि ये पहला वाला तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है, तो इसको इग्नोर करो, मुझे लग नहीं रहा है कोई रेलिवेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इंटीग्रेशन ऑफ, ये नोटेशन क्लियर नहीं है, क्या है नोटेशन, यू चूज एन है, ये क्या है, नोटेशन एक्सप्लेन किया नहीं है, तो क्वेश्चन मेरे समझ से बाहर है, तो इसको छोड़ दो, ठीक है। और इस तरह क्वेश्चन 2023 में ही आया, बाकी में कभी आया नहीं, तो इसको इग्नोर ही करना, ये है। नेक्स्ट देख लो, 15 नंबर जो है तुम्हारा नेक्स्ट, तो कि लिमिट है, लिमिट में क्या दिक्कत है भाई, एल हॉपिटल रूल लगाओ, 2-3 बार हो जाएगा। एल हॉपिटल लगाना आता है सर तो फिर क्या डाउट है इसमें, आसान मुझे लग रहा है, एल हॉपिटल से आराम से आ जाएगा, 3 बार लगाओ एल हॉपिटल रूल। ओके सर, फिर कर लूंगा। हाँ एल हॉपिटल रूल लगा, हो जाएगा। ठीक है जी, और किसी को कुछ डाउट है बताओ।
ठीक है, फिर कोई डाउट नहीं, स्टॉप करते हैं फिर, है ना। बाकी अच्छे से वही प्रिपरेशन एक बार देख लो कि एडमिट कार्ड पे जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको ठीक से फॉलो करो और एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि कल लास्ट डे, कल उस प्रिपरेशन में, है ना। और कल तुम रेस्ट भी ले सकते हो चाहो तो, अगर तैयारी ठीक ठाक हो गई, नहीं है तो शाम तक पढ़ो, रात को आराम से अच्छा रेस्ट लेना। कल भी डाउट क्लास होगी ऐसे, लेकिन मैं कहूँगा कि अब जितनी तैयारी हो गई ठीक है, जो भी है ना, एडमिट कार्ड का इंस्ट्रक्शन, एडमिट कार्ड प्रिंट कर लो, जो भी तुम्हारे है ना डॉक्यूमेंट है वो रख लो, और बाकी जो प्रिपरेशन एग्जाम के लेके है वो करो। और कल शाम को तुम रेस्ट करना, है ना, कल दिन में पढ़ सकते हो, शाम को रेस्ट करो, ठीक है भाई। पूछना और कुछ किसी को? ठीक है फिर चलो यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू।